हेलो स्टूडेंट्स, एनके मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम निधि मित्तल है। जैसा कि आपको पता ही है, जो आपका यूजीसी नेट का पेपर होता है उसके अंतर्गत जो आपका पेपर सेकंड होता है, अगर वो लॉ से रिलेटेड है तो जब आपने उसका सिलेबस देखा होगा, तो इस वक्त मेरे पास में सिलेबस ही है, मैं उसी की बात कर रही हूँ। उसका पेपर सेकंड जो कि लॉ से रिलेट कर रहा है अगर, तो उसका जो यूनिट 6 है वो कमर्शियल लॉ को बताता है। आपके सिलेबस में कमर्शियल लॉ भी आएगी। कमर्शियल लॉ में कौन कौन से टॉपिक्स आपको करके जाने हैं वो वहाँ पर इंडिकेट कर दिए गए हैं। जैसे कि वहाँ बताया गया है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट्स। मतलब कहने का मीनिंग ये है कि सभी जो भी टॉपिक्स आने हैं उन्होंने उनको क्या करा है, उन्होंने उनको इंडिकेट करके बता दिया है। आपको उस संबंध में आपको एक तरह से अनुमान बता दिया है कि ये टॉपिक्स आ सकते हैं। पेपर हमारा कैसे होगा, ये वाला ये पेपर हमारा होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जाता है हमारा ये पेपर, ठीक है। लेकिन आप एमसीक्यू भी तभी सॉल्व कर पाएंगे अपने, जब पहले आपको बेसिक पता होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। कमर्शियल लॉ जो है उसमें एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाले टॉपिक को। भाई एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये क्वेश्चन है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? मैंने क्या कहा था आपको, हमें सबसे पहले अपना बेसिक क्लियर होना चाहिए, उसके बाद हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना चाहिए, तभी हम अच्छी तरह उनको सॉल्व भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं फिर हम उन्हें। हाँ भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? बहुत सिंपल सी बात है मैम। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2 सब क्लोज एच में डिफाइन करा गया है, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल है उसे आप कॉन्ट्रैक्ट कह सकती हैं। पर वहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आपने ये तो कह दिया कि कोई भी एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल है आप उसे कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा कि वो एग्रीमेंट लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल है या नहीं है? तो इसको जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा यहाँ इस संबंध में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत सेक्शन 10 बताया गया है एक, उसमें एसेंशियल एलिमेंट्स बताए गए हैं। भाई बहुत सिंपल सी बात है, एक बात समझो, अगर कोई व्यक्ति है ए और वो बी से कहता है कि वह उसे अपनी कार बेचना चाहता है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पर जो ए है वो 15 साल का है और जो बी है वो 26 साल का है। सबसे पहली बात तो एसेंशियल एलिमेंट एक ये बनता है कि दोनों पार्टीज को कॉम्पिटेंट होना चाहिए, दोनों पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर मेजर साउंड माइंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होना चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में तभी जाएगा, कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में तभी तब्दील होगा जब सेक्शन 10 के एसेंशियल होंगे। आज जब शुरुआत मैंने अभी करी, मैंने बताया कौन सा टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमें सेक्शन 10 में बताए गए हैं। जब आप और ज़्यादा अच्छी तरह रीड करेंगे तो आपको पता चलेगी सारे ही एसेंशियल जो सेक्शन 10 में बताए गए हैं बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से आपको हर सेक्शन में जाकर उनको अच्छी तरह से अलग अलग सेक्शन में उनको एक्सप्लेन भी किया गया है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, देखिए सबसे पहले तो जनरल स्पीकिंग हम बात करते हैं, दो पार्टीज तो होनी ही चाहिए। मैंने अगर कहा कि ए व्यक्ति है, ए वो बी को अपनी कार बेचना चाहता है, तो यहाँ पर ज़रूरी ये होना चाहिए कि दो पार्टीज हो, एक पार्टी जो ऑफ़र बना रहा है और एक पार्टी जिसके द्वारा ऑफ़र बनाया जा रहा है, ठीक है। दोनों पार्टीज यहाँ पर होनी चाहिए इस संबंध में। उनका मेन पर्पस एक लीगल रिलेशन क्रिएट करने का होना चाहिए, ना कि कोई डोमेस्टिक या सोशल रिलेशन क्रिएट करना होना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात ये वहाँ पर सर्टेनिटी का होना बेहद ज़रूरी है। भाई बहुत सिंपल सी बात है, अगर ए ने कहा कि वो बी को कार बेचने को तैयार है, पर वो कार या तो 5 लाख में बेचेगा या 6 लाख में बेचेगा, यहाँ पर सर्टेन नहीं है, अमाउंट जो है वो सर्टेन नहीं है, जबकि उसका सर्टेनिटी होना बेहद ज़रूरी है यहाँ पर इस संबंध में। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये आती है कि पार्टीज जिस बात के लिए परफॉर्म करने की बात कर रही हैं, जिस बात के लिए प्रॉमिस कर रही हैं, वो पॉसिबल परफॉर्मेंस होनी चाहिए वहाँ पर। भाई अगर यहाँ इस संबंध में, अभी मैं जनरल स्पीकिंग बात कर रही हूँ, सेक्शन 10 के एसेंशियल पर भी मैं अभी आऊँगी, ठीक है ना। भाई अगर ए ने कहा बी से कि वो बी को 1 लाख रुपये देगा, समझना, ए ने क्या कहा, ए ने कहा बी से कि वो बी को 1 लाख रुपये देगा। अगर यहाँ पर क्या करना है, अगर यहाँ पर बी
ए के मरे हुए बेटे को जीवित कर देता है तब। बहुत सिंपल सी बात है, बी की परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है। बी जो प्रॉमिस कर रहा है वो परफॉर्म नहीं कर सकता है वो, जबकि मैंने अभी आपसे क्या कहा था, दोनों पार्टी जिस बात के लिए प्रॉमिस कर रही हैं उसको परफॉर्म कर सकती हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। सेक्शन 10 में आप एसेंशियल देख लीजिए कौन से बताए गए हैं। सबसे पहली बात तो एक ये, अच्छा कंसिडरेशन, हाँ अभी इसमें आएगा, यस। सबसे पहला एसेंशियल आता है सेक्शन 10 के रिगार्डिंग फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट, अब आज हम सिर्फ जनरल स्पीकिंग बात करेंगे, अगले लेक्चर में हम हर एक टॉपिक को और ज़्यादा डीप में जाकर समझेंगे। फ्री कंसेंट क्या होता है? तो भाई फ्री कंसेंट का अगर आपको आंसर जानना है तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही सेक्शन 14। अच्छा एक बात याद रखना, कई बार स्टूडेंट्स में मिस्टेक कर देते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 13 है वो केवल कंसेंट को डिफाइन करता है, केवल सहमति को डिफाइन करता है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 14 जो है वो फ्री कंसेंट को डिफाइन करता है यहाँ इस संबंध में। हाँ, पार्टीज की फ्री कंसेंट होनी चाहिए, इसका क्या मतलब होगा? तो इसका मतलब सेक्शन 14 में ये बताया गया है कि जब पार्टीज के द्वारा एग्रीमेंट के लिए अपनी सहमति दी जा रही है तब यहाँ पर इस संबंध में ज़रूरी ये होना चाहिए कि उनकी सहमति जो है वह कोअर्सन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक से फ्री होनी चाहिए। इसका मतलब बहुत सिंपल एक एग्जाम्पल बताती हूँ अभी के लिए। जैसे कि सपोज करो जो ए है, एक व्यक्ति है इसमें ए, उसके पास में एक वॉल क्लॉक है। एक व्यक्ति है इसमें ए, उसके पास एक वॉल क्लॉक है। वो अपनी इस वॉल क्लॉक को बेचना नहीं चाहता है। इसकी इस वॉल क्लॉक की कीमत लगभग 5000 होगी। यहाँ पर जो बी पार्टी है वो इस ए से कहती है कि अगर ए ने वॉल क्लॉक बी को नहीं बेचा तो बी ए को हार्म पहुंचाएगा, हानि पहुंचाएगा। अब अगर ऐसे में ए यहाँ पर कल को पता चले कि ए ने इस प्रकार के मामले में अपनी सहमति दे दी है, तब यहाँ ये माना जाएगा कि ए के द्वारा दी गई कंसेंट बाय कोअर्सन है और इस प्रकार का जो एग्रीमेंट होगा वो यहाँ पर वॉइडेबल माना जाएगा। तो आप कब कह सकते हैं पार्टीज की जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट कब कही जाएगी? सेक्शन 14 को आप रीड कर लीजिए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और इसका आंसर ये है यहाँ पर कि जब वहाँ पर पार्टीज की कंसेंट में कोअर्सन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक नहीं है, तब वहाँ वह कंसेंट फ्री कंसेंट के रूप में जानी जाती है। कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, एक एग्जाम्पल में मैंने शुरू में ही बताया था, आपको सेक्शन 11 रीड करना होगा इस संबंध में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जो ये बताती है कि पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर कॉम्पिटेंट होना चाहिए। मतलब ये कि उन्हें मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए और लॉ की तरफ से डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। और इसका एक लीडिंग केस जो ज़्यादातर हमसे ऑप्शन में पूछा जाता है एमसीक्यू में, माइनर के द्वारा किया गया एग्रीमेंट वॉइड एबनिशियो होता है। माइनर के साथ में किया गया एग्रीमेंट वॉइड एबनिशियो है। इसका लीडिंग केस कौन सा है? आपको याद आ गया होगा अब तक, मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष का जो केस है वो इसका एक लीडिंग केस माना जाता है यहाँ पर इस संबंध में। जिस वक्त एग्रीमेंट किया जा रहा है उस वक्त वहाँ पर ज़रूरी ये होना चाहिए कि जिस बात के लिए पार्टीज आपस में एग्रीमेंट कर रही हैं वो कंसिडरेशन लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, वो ऑब्जेक्ट लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। आप ये कब कह सकते हैं कि पार्टीज के द्वारा जो एग्रीमेंट किया जा रहा है उसमें लॉफुल कंसिडरेशन या लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है? तो इसके लिए आपको देखना होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 23, जो ये बताता है कि अगर ये पता चलता है कि पार्टीज के द्वारा जो एग्रीमेंट किया जा रहा है वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, इमोरल है, किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाने के या प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचाने के पर्पस से किया जा रहा है, विधि के नियमों को फॉरबिड कर रहा है, अगर परमिट कर दिया जाए तो विधि के नियमों को डिफीट कर देगा, ऐसे बहुत से पॉइंट्स वहाँ पर दिए गए हैं, तब इस प्रकार के कंसिडरेशन को अनलॉफुल कंसिडरेशन मानेंगे, जो कि अपने आप में वॉइड माना जाएगा। जिस वक्त भी आप एग्रीमेंट करें तो ये ध्यान रखिए कि वो जो एग्रीमेंट है वो लॉ की तरफ से एक्सप्रेसली वॉइड नहीं होना चाहिए।
बहुत सिंपल एक एग्जाम्पल है, वैसे तो आगे बहुत सारे हमें इसके रिगार्डिंग पॉइंट्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सेक्शन 27 के तहत है, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं आपको कि अगर एक व्यक्ति है ए और वो बी से यह कहता है कि जो बी है उसे ए 1 लाख रुपए देगा अगर बी इस मार्केट में, इस एरिया में अपना बिजनेस बंद कर देता है, बिजनेस नहीं करता है। कहने को इस नियम के अपने अपवाद दी हैं। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसमें आप किसी व्यक्ति को कोई लॉफुल ट्रेड, प्रोफेशन, बिजनेस करने से रोक रहे हैं तो वो अपने आप में एग्रीमेंट वॉइड माना जाता है। ये अलग बात है कि इस नियम के कुछ एक्सेप्शन भी हमें देखने को मिलते हैं, पर फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए पार्टीज के बीच में जो कि अपने द्वारा, लॉ के द्वारा अपने यहाँ पे वॉइड डिक्लेयर करा गया है। तो फिलहाल के लिए आज मैंने शुरुआत करी थी इस वाले टॉपिक से कि आपका जो वहाँ पर यूजीसी नेट का पेपर होता है, पेपर सेकंड जो लॉ से रिलेट करता है, उसमें कमर्शियल लॉ भी आपका एक सब्जेक्ट है। तो उसके तहत आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, जिस जैसे कि फर्स्ट टॉपिक मैंने एनालाइज किया था उसके रिलेटेड एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल है वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। लेकिन कब, आप कब कह सकते हैं कि कोई एग्रीमेंट लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल है? जब उसमें यह सेक्शन 10 के सारे एसेंशियल पाए जाते हैं तब। अब इसके रिगार्डिंग हम एमसीक्यूज वगैरह जो भी होंगे और भी टॉपिक्स होंगे उन्हें हम अगली क्लास में कवर करेंगे। अगर क्लास आपको सही में अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, कमेंट बॉक्स में आप मुझे रिप्लाई करिए। तो इसी के साथ फ़िलहाल के लिए अपनी क्लास अब आज हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं।